दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों वीडियोस को देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप जरूर से देख लेना। यहाँ पे आज के मार्केट के ऊपर बातचीत हो चुकी है कि निफ्टी में क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है, मार्केट के अंदर क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है या फिर कुछ बड़ी तेजी की न्यूज़ है। साथ में कंपनी है जिसके स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले हैं। एक महीने में 50% चल चुका है, लेकिन अपनी ऑल टाइम हाई से अभी भी 50% नीचे है। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है, सब कुछ हमने यहाँ पे बातचीत की है। साथ में देखिए दोस्तों, अभी जीएसटी को लेकर कुछ ऑफिशियल डेटा तो नहीं, लेकिन काफ़ी रिलायबल डेटा आउट हो चुका है जिसमें 40% टैक्स लगेगा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, और एसी बोल सकते हैं, कार बोल सकते हैं, टीवी बोल सकते हैं, जहाँ पे जीएसटी कम होगा उसके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत की है। अब दोस्तों बात करते हैं सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर। देखिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक्स को सपोर्ट पर खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि सपोर्ट पे खरीदने से क्या होता है, रेसिस्टेंस से जब स्टॉक नीचे आता है तो एक तो डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा, और उसके बाद में जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर भी पहुंचता है तो इन्वेस्टर्स के पैसे उसी में बन जाते हैं। कभी 100% पैसे बनते हैं, कभी 50% पैसे बनते हैं, और ब्रेकआउट के बाद में अच्छी कमाई हो जाती है। तो ये तो हो गए प्लस पॉइंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ देता है और उसकी वजह से स्टॉक अपने अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ता है। अब ये जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी काफ़ी मतलब पेनफुल होती है। इन्वेस्टर ने अपने पैसे लगा दिए हैं और उसके बाइंग प्राइस जो कि काफ़ी नीचे था, रेसिस्टेंस से, उसको भी वो तोड़ देता है और काफ़ी नीचे जाता है स्टॉक। तो काफ़ी टाइम लगता है स्टॉक की रिकवरी के अंदर, और काफ़ी पेशेंस वहाँ पे रखना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कंप्लीटली स्टॉक डाउन ट्रेंड में पहुँच जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ता है और उसके बाद में जब स्टॉक ऊपर जाता है, तो जो उसका सपोर्ट था जहाँ पे इन्वेस्टर ने खरीदा था, वही लेवल उसका रेसिस्टेंस बनता है और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इन्वेस्टर को अपनी बाइंग प्राइस भी कभी कभी नहीं मिल पाती है, काफ़ी टाइम उसको गुजारना पड़ता है। उसके बाद में स्टॉक में ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि इन्वेस्टर के पास में पेशेंस होना चाहिए, टाइम उसका काफ़ी ख़राब होता है, ठीक है। और रिवॉर्ड क्या है कि स्टॉक ऑलरेडी डिस्काउंट पे लिया है, और जब वो रेसिस्टेंस पे पहुंचता है तो अच्छे पैसे बनते हैं, और जब वो ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ेगा या फिर अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचेगा। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कारण क्या है स्टॉक का गिरने के पीछे का। स्टॉक ने रेसिस्टेंस से सपोर्ट अपना क्यों लिया? तो कारण कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें अपने को पता होता है कि वो कारण नहीं रहेगा आगे चल के, या फिर वो कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, जैसे आरबीआई कभी कभी कंपनीज के ऊपर बैन लगा देता है नए क्रेडिट कार्ड इशू करने पर, जैसे एचडीएफसी बैंक पे लगा था। कभी कभी नई ब्रांच ओपन करने पर भी बैन लग जाता है टेम्पररी बेसिस पे, जो कि मुथूट फाइनेंस में लगा था। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी नए कस्टमर जो उसके ई कस्टमर्स होते हैं उसको ऐड करने पर बैन लगा था। लेकिन वो जो बैन होते हैं वो टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, तो वो जो बैन हटते हैं तो स्टॉक में अच्छी तेजी मिलती है। जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर अपन देख चुके हैं, मुथूट फाइनेंस के अंदर हम देख चुके हैं, और जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके अंदर भी हम देख चुके हैं। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है जो बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसमें टाइम लगता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो गई, या कंपनी के कभी कभी प्रोडक्ट के अंदर इतना कंपटीशन आ जाता है कि कंपनी जिस रफ्तार से पहले कंपनी प्रोडक्ट बेच रही थी उस रफ्तार से कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेच पाती है। तो वैल्यूएशन मार्केट कम करता है और उस वैल्यूएशन पे ही उसको स्टॉक को रखता है, तो उसमें स्टॉक में तेजी आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है, वो सपोर्ट पे लेते हैं, होल्ड करते हैं कि चलो ठीक है, कोई ना, स्टॉक नीचे जाएगा वापस से ऊपर चल जाएगा। जो देखना चाहते हैं कि पैसा यूज़ होता रहे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो, कि पैसा फालतू पड़ा है किसी स्टॉक के अंदर, पैसे नहीं बन पा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। वो या तो प्राइस स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे स्टॉक 100 रुपीज़ का था सपोर्ट पर, तो 90 रुपीज़ का वो स्टॉप लॉस लगा देंगे कि 90 रुपीज़ पाएगा तो मैं 10% का नुकसान खा के निकल जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है स्टॉक काफ़ी गिर जाए। तो इसको कहते हैं प्राइस स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो टाइम स्टॉप लॉस भी लगा के चलते हैं कि चलो ठीक है, 90 आएगा उसके बाद में 100 आएगा, तो यहाँ पे अगर ये घूमना शुरू किया और 1 साल का मैं टाइम देता हूँ इस कंपनी को, तो 1 साल में अगर स्टॉक नहीं चला तो मैं अपना पैसा वापस से निकाल लूंगा, ठीक है। तो टाइम स्टॉप लॉस और प्राइस स्टॉप लॉस, ये दोनों लगा के इन्वेस्टर चलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कंपनीज के। अभी आज स्टार्ट करें अपन सपोर्ट की सीरीज, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो स्टॉक्स के एग्जाम्पल अपन देखेंगे आगे चल के, काफ़ी सारी और भी कंपनीज है। उसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक सपोर्ट से रेसिस्टेंस पहुंचेगा, उसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली इन्वेस्टर को बस कुछ नहीं सोचना है, सपोर्ट पे स्टॉक है तो खरीदना है। अपन जस्ट डिस्कशन करें कि स्टॉक कौन कौन से अपने सपोर्ट पे है और क्या कारण है, कोई बड़ा कारण है या कोई छोटा कारण है स्टॉक के नीचे गिरने के पीछे का। एग्जाम्पल लेके चलते हैं फर्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है एस्ट्रल, जो 4% ऊपर जाके आज बंद हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें कंपनी में
नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि नंबर्स अगर खराब रहे तो स्टॉक ऑब्वियस से खराब परफॉर्म करेगा, और मार्केट अगर खराब कर रहा है, नंबर्स भी खराब आ रहे हैं, तो स्टॉक डबल खराब परफॉर्म करेगा। अब देखो इस क्वार्टर में क्या हुआ है, ईपीएस मिस, यानी 37% इसके नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे थे। तो 37% बहुत खराब नंबर्स है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट अपन समझ चुके हैं कि नंबर्स खराब है, और जब भी कोई नंबर खराब आते हैं किसी प्रॉफिट के मार्जिन के कम होने की वजह से, तो प्रॉफिट का मार्जिन एकदम से तो घटता नहीं है, और उसी तरह से एकदम से बढ़ेगा भी नहीं, वो कुछ क्वार्टर लगाएगा प्रॉफिट के मार्जिन को ऊपर जाने के लिए, तो काफ़ी टाइम लगता है, कुछ साल वहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसमें आप देखोगे वैल्यूएशन को भी, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन यानी पी रेशियो यहाँ पे है। इस लेवल से पहले भी एक रिकवरी देखने को मिली है, अब यहाँ से एक रिकवरी आ जाए तो अच्छी बात है, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट के अंदर काउंट कर लेते हैं कि स्टॉक अभी उस वैल्यू पर है जिस वैल्यू से पहले भी ऊपर जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहा है, तो स्टॉक का प्राइस कैसे बढ़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ की रेंज में अटका हुआ है 5 साल से, तो स्टॉक का प्राइस भी वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, और हम देखें सेल्स कैसी है, तो सेल्स चलो पिछले 3 साल में 10% के साथ में बढ़ चुकी है CAGR है, लेकिन प्रॉफिट 2% के CAGR के साथ में बढ़ा है, यानी प्रॉब्लम चल रही है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। ठीक है, और वो प्रॉब्लम प्रॉफिट के मार्जिन की है, वो ग्रेजुअली ठीक होता है। बीकाजी के अंदर अपन देख पा रहे रिकवरी है, लेकिन वो धीरे धीरे रिकवर करा, और यहाँ पे कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही, तो हो सकता है बीकाजी इससे पहले अच्छा परफॉर्म करे, ऑल टाइम हाई पहुंचे, क्योंकि उसमें रिकवरी पहले है। इस तरह से चीज़ों को देखना होता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको बता चुका हूँ, स्टॉप लॉस होता है, प्राइस स्टॉप लॉस होता है, और टाइम स्टॉप लॉस होता है, जो इन्वेस्टर लगा के चलते हैं ताकि दर्द दुख ना झेलना पड़े पोर्टफोलियो में बहुत ही लंबे समय तक के लिए, और कैपिटल को यूज़ कर सकें। ठीक है, गलतियाँ इन्वेस्टर से होती है, कुछ सोचा स्टॉक लिया वैसा नहीं हुआ, तो गलती एक्सेप्ट करके कुछ और देखते हैं इन्वेस्टर, इसी को रीबैलेंसिंग बोलते हैं पोर्टफोलियो में। इसके बाद में एक और पॉइंट आप देखिए, जब भी आप देखना चाहते हैं कि कोई स्टॉक किस तरह से कर सकता है, उसमें पैसा फ्लो होना चाहिए, और वो पैसा बड़ा पैसा होना चाहिए, एफआईस का होना चाहिए। जैसे अब ये ओला हमने देखा, उसके अंदर एफआईस ने स्टेक इंक्रीज किया कंटिन्यूसली, तो स्टॉक ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो 22% के स्टेक था, जो कि हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट घट के नीचे आ चुका है, तो स्टॉक अंडर परफॉर्म इसी वजह से कर रहा है। डीआईज ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू किया है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो डीआईज तो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, वही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन जो माइनस पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे रहने की संभावना है, स्टॉक अंडर परफॉर्म करने की संभावना है। ये शॉर्ट मूव यानी छोटे छोटे जो मूव है हो सकता है वो आ जाए, लेकिन कोई बड़ी तेजी ऑल टाइम हाई के लिए अभी एक्सपेक्टेशन करना इसमें सही नहीं है। आगे चलते हैं, हैवेल्स को देख लेते हैं। सेकंड कंपनी 3% की तेजी के साथ में स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है, इसकी भी वैल्यूएशन ज़्यादा है, 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बिल्डिंग मटेरियल कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको, और इसमें भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन को देखें तो ये भी उस वैल्यूएशन के आसपास है जहाँ से इसमें एक सपोर्ट बना था, तेजी बनी थी, तो इसको एक प्लस पॉइंट के रूप में काउंट कर सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रा इन्वेस्टर या जो भी खरीदने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनीज को, वो ऐसे प्लस पॉइंट देखते हैं, टाइम स्टॉप लॉस, प्राइस स्टॉप लॉस दोनों के साथ में। आगे चलते हैं और इसके अंदर भी देखते हैं सिचुएशन कैसी है। थोड़ा सा प्रॉफिट इसका इंक्रीज कर चुका है 1000 से, लेकिन अभी 1400 करोड़ की रेंज में अटका हुआ है। इसके अंदर भी आप देखोगे ना, तो 3 साल में जो सेल्स का CAGR है वो 16% का है, लेकिन प्रॉफिट का CAGR 7% का है। इसका मतलब कंपनी बुरी नहीं है, दोनों कंपनीज बुरी नहीं है, लेकिन उसका टाइम बुरा है। ठीक है, तो टाइम बुरा है तो ऑब्वियस है पैसा नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसा डूब जाए या फिर पैसा कभी बने ही ना। एफआईस का सीन देखते हैं, अगर किसी को पता करना है कि कौन से स्टॉक में तेजी हो सकती है, दम है या नहीं है, तो एफआईस की बाइंग होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखोगे 24% के स्टेक था, जो कि कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में कम होकर 21% का हो चुका है, तो यहाँ पे एफआईस का बिल्कुल रोल नहीं है, तो स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बहुत ही कम है। अगेन स्टॉक अपने सपोर्ट में अट्रैक्टिव डिस्काउंट के साथ में है, लेकिन वही जो मैं आपको समझा चुका हूँ स्टार्टिंग में वीडियो के, उस हिसाब से यहाँ पे भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगली जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है इरेडा, और इसमें 1.5659% की तेजी के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके नंबर्स कैसे थे। देखिए इसके नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, रेवेन्यू 32% के साथ में टूटा, प्रॉफिट 36% के साथ में इसका टूट गया, और उसके पीछे का कारण है इसको 510 करोड़ रुपीस का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंपनी को इसने लोन दिया था, सोलर कंपनी को जिसका नाम है जेनसोल, वो दिवालिया हो चुकी है, यानी उसके पास में पैसे नहीं है इसको वापस से पे करने के लिए। तो NBFCs में ये रिस्क होता है, NPA का रिस्क होता है, और यहाँ पे ये रिस्क फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है इरेडा के अंदर। तो इसका जो नुकसान है वो इसको झेलना पड़ेगा, प्रॉफिट के नंबर्स में कम आएंगे, तो उस वजह से पहले ही मार्केट इसकी वैल्यूएशन को तोड़ चुका है। अभी 25 का पी है इसका, और पहले जो इसका पी था 55 के आसपास का था, काफ़ी ऊपर पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से फिर ये नीचे आ चुका है।
ठीक है, उसके पीछे का कारण है कि अगले कुछ क्वार्टर में इसके नंबर्स और भी खराब आने वाले हैं, जैसे कि क्वार्टर 1 में अपन ने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1700 करोड़ का प्रॉफिट 1500 का हो चुका है, और इसके अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट की ग्रोथ दोनों की अच्छी है। अब यहाँ पे देखिए, एक नुकसान इसको झेलना पड़ चुका है जेंसोल का। अब उसको मार्केट थोड़ा सा देखेगा और उसके हिसाब से इसको वैल्यू करेगा। वो वन टाइम है, आगे अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है, पैसे डूबते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन अभी जो फैक्टर है वो अप्लाई होगा जेंसोल का ओनली। ठीक है, तो वो हम आगे जो हमने 2 कंपनीज डिस्कस की थी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रॉफिट खराब होने के जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे हम इसमें मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एफ को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एफ ने स्टेक इंक्रीज किया है, इसमें डी ने इंक्रीज किया है, लेकिन किससे लिया? पब्लिक से लिया? नहीं, पब्लिक ने भी इंक्रीज किया है। तो जब प्रमोटर बेचता है 75% के स्टेक 71 हो चुका है, तीनों ने लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अगले क्वार्टर में हो सकता है एफ हल्का करते हुए देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ गिरा रहे थे, 1.85 से 1.74 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी जो भी होल्डिंग होती है जो प्रमोटर बेचता है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये तीनों ले भी लेते हैं तो उसको पॉजिटिव नहीं मानता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रमोटर ने बेचा, एफ ने लिया नहीं, डी पब्लिक ले लिया, तो वो काफ़ी नेगेटिव होता है। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे एफ ने भी कुछ स्टेक लिया है। सो इसमें हम देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट पर है। लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई देखना चाहता है ग्रीन एनर्जी के अंदर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की कंपनीज को ऑब्वियस पैसे की रिक्वायरमेंट है। सब छोटी छोटी कंपनीज है जो आगे चल के बड़ी बनेगी, इनको लोन चाहिए होता है, और सरकारी कंपनी जो लोन देती है वो ये कंपनी है। तो उस हिसाब से लॉन्गर टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे फोकस करेंगे 25 के पी पर। स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। अगले सपोर्ट की बात करें तो फिर हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना था, ये इसका रेसिस्टेंस था और यही इसका सपोर्ट बना। उसके बाद में स्टॉक ने बड़ी तेजी पकड़ी, तो इसी लाइन को आगे हम बनाए तो यहाँ पे आपको अगला सपोर्ट इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंपनीज हैं अपने सपोर्ट पर है, तीनों कंपनीज की सिचुएशन अलग अलग है। अब इन्वेस्टर का भी कन्विक्शन अलग अलग होता है। आपकी क्या राय है तीनों कंपनीज को लेकर कि कितना टाइम लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है, आप भी चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।